दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फेस्टिवल सीजन है लेकिन लोहा बाजार से रौनक पूरी तरह से गायब है। सितंबर और अक्टूबर महीने में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ने रेट बढ़ा तो दिए, लेकिन लोकल मंडियां अभी भी डिमांड की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में प्राइमरी स्टील मिल्स अपने बढ़े हुए रेट कितने दिनों तक होल्ड कर पाएंगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आज हम आपको स्टील इंडस्ट्री के एक ऐसे सेगमेंट से अवगत कराते हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री से इतर अपनी अलग ही चाल चलता है। हम बात कर रहे हैं स्पेशल स्टील सेगमेंट की। कहने को तो यह सेगमेंट हमारी टोटल स्टील इंडस्ट्री का मात्र 6.25% के करीब है, लेकिन देश के विकास में इसका अहम योगदान है। इस एपिसोड में हम इस सेगमेंट को थोड़ा नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि स्पेशल स्टील होता क्या है, इसका साइज क्या है, यह कहां कहां यूज होता है, इसका फ्यूचर कैसा है और सबसे बड़ी बात, इसकी प्राइसिंग कैसे तय होती है, जिस वजह से यह बाकी की स्टील इंडस्ट्री से एकदम अलग ही बिहेव करता है। अक्सर देखा गया है कि जब कमोडिटी स्टील के रेट बढ़ रहे होते हैं तो इस सेगमेंट में प्राइस रिडक्शन की बातें हो रही होती हैं, और जब बाकी के बाजार में रेट गिर रहे होते हैं तब स्पेशल स्टील वाले प्राइस इंक्रीज का वेट कर रहे होते हैं। यदि मैं स्पेशल स्टील सेगमेंट का एनालॉजिकल कंपैरिजन करूं तो आप कुछ यूं समझिए कि यह भारत में उस पंजाब स्टेट की तरह है जो कि अपने छोटे साइज के बावजूद महत्वपूर्ण है, और यहां पर सरकार भी हमेशा केंद्र के विपरीत ही बनती है। बहरहाल शुरुआत करने से पहले हमारे दर्शकों के लिए एक विशेष जानकारी कि आज का यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है A1 इस्पात एंड पावर लिमिटेड ने। नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल हब लुधियाना में स्थित इस कंपनी को प्रख्यात रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा A रेटिंग प्राप्त है। यह कंपनी कोल्ड रोल स्ट्रिप्स, स्टील ट्यूब्स, बाइसिकल रेम्स और सोलर पावर का उत्पादन करती है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में कॉन्टिन्यूअस अनीलिंग लाइन भी लगाई है, जहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील का उत्पादन किया जाता है। कैपेरो, फेडरल मुगल, नीलकमल, कंगारू, एटलस व हीरो साइकिल्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां इनकी क्लाइंट्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स व सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट a1ispat.com पर जा सकते हैं या फिर यहां दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। जब नॉर्मल स्टील में विभिन्न धातुओं यानी कि एलॉइंग एलिमेंट्स का मिश्रण किया जाता है तो उसे स्पेशल स्टील कहा जाता है। स्टील की अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, और यह प्रॉपर्टीज एलॉइंग एलिमेंट्स की मात्रा पर निर्भर करती हैं। इसलिए इसका उत्पादन अधिकतर ऑन ऑर्डर ही किया जाता है, जिस वजह से इसे टेलर मेड स्टील भी कहा जाता है। स्पेशल स्टील का प्रयोग मुख्य तौर पर ऑटोमोटिव सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री और रेलवेज में किया जाता है। यह जितने भी सेक्टर हैं, यह सभी देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्पेशल स्टील का कंजम्पशन देश के विकसित होने का सीधा प्रमाण होता है। शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने स्पेशल स्टील सेगमेंट को अपनी महत्वाकांक्षी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के लिए चुना है। इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की कुल स्टील डिमांड करीब 120 मिलियन टन के आसपास रही। इसमें से लगभग 7.5 मिलियन टन यानी कि 6.25% शेयर स्पेशल स्टील का रहा। इन 7.5 मिलियन टन से लगभग 5.25 मिलियन टन ब्लास्ट फर्नेस और आर्क रूट के थ्रू आया, और बाकी का 2.25 मिलियन टन इंडक्शन फर्नेस रूट से आया। इस वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 5.5 और 2.5 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2030 तक यह फिगर 8.5 और 3.5 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे साथी श्री सुमन सिंह बिसेन ने स्पेशल स्टील पर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखा था, जिसका लिंक मैं उनकी इजाजत से यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूं। बहरहाल हमारे देश में सैकड़ों इंडक्शन फर्नेसेस के अलावा लगभग 20 के करीब मुख्य स्टील प्लांट्स हैं जो कि स्पेशल स्टील का उत्पादन करते हैं। इनके नाम मैं यहां फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। यदि कोई नाम मुझसे छूट गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इंडक्शन फर्नेसेस को फिलहाल मैंने यहां इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं जो कि स्पेशल स्टील बनाती हैं। यदि आप भी स्टील इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको भी प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करनी ही होगी, क्योंकि भविष्य वैल्यू एडिशन का ही है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, जिस वजह से मैंने शुरू में कहा कि यह अपनी अलग ही चाल चलता है।
दूर क्या जाना, आप इसी महीने की बात कर लीजिए। जिस वक्त लोकल बाजारों में कमोडिटी स्टील के रेट नीचे जा रहे हैं, उस वक्त स्पेशल स्टील वाले 6,000 से 6,500 रुपए प्रति टन के प्राइस इंक्रीज की लेटर निकाले बैठे हैं। दरअसल इसके बिगड़े प्राइसिंग पैटर्न के कई कारण हैं। सभी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कारण यह है कि इसकी कॉस्टिंग केवल आयरन ओर, कोल और फेरस स्क्रैप जैसे रॉ मटेरियल पर ही निर्भर नहीं रहती। इसकी कॉस्ट उन सभी फेरोअलॉयज पर भी निर्भर रहती है जो कि इसमें ऐड किए जाते हैं। दूसरा कारण है इस सेगमेंट की अपनी डिमांड और सप्लाई। यह जरूरी नहीं कि जो डिमांड सप्लाई सिनेरियो कमोडिटी स्टील में रहे वही स्पेशल स्टील में भी रहे। इस सेगमेंट के अपने अलग डायनामिक्स हैं, जिस वजह से इसका प्राइस मूवमेंट कमोडिटी स्टील के ट्रेंड से अलग रहता है। प्राइस वेरिएशन का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है इस सेगमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग सिस्टम। जहां एक और कमोडिटी स्टील में रेट लगभग हर रोज फ्लक्चुएट करते हैं, वहीं स्पेशल स्टील सेगमेंट में रेट एक तय समय के लिए फिक्स रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई एक बड़ी स्टील कंपनी जैसे JSW, टाटा स्टील या फिर कोई और एक लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा या मारुति के साथ अक्सर क्वार्टरली बेसिस पर रेट में इंक्रीज या डिक्रीज तय करती हैं, और बाकी के सभी स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरर और OEMs उस इंक्रीज या डिक्रीज को फॉलो करते हैं। स्पेशल स्टील में पिछले करीब 7 सालों के रेट का उतार चढ़ाव आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के प्राइस एग्रीमेंट के अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह है कि OEMs के साथ साथ टियर 1 और टियर 2 सप्लायर्स रोजाना के प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं। इससे उनके बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सारा का सारा प्राइस फ्लक्चुएशन स्टील मैन्युफैक्चरर को ही भुगतना पड़ता है। स्टील इंडस्ट्री वैसे ही एक हाईली वोलेटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल के रेट डेली बेसिस पर वेरी करते हैं। तो ऐसे में यदि स्टील का रेट फिक्स कर दिया जाता है तो कई बार यह पता नहीं चलता कि डील में नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऊपर से स्टील मैन्युफैक्चरर और OEM के बीच प्राइस सेटल होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। कई बार तो पूरी की पूरी तिमाही निकल जाने पर भी रेट सेटल नहीं हो पाते। ऐसे में फिर बैक डेट से प्राइस डिफरेंस के डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स इशू किए जाते हैं, जिस वजह से न सिर्फ कागजी कार्रवाई बढ़ती है बल्कि अकाउंट्स भी लंबे समय तक सेटल नहीं हो पाते। हालांकि यहां मेरी बात कईयों को अखर सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि स्टील मैन्युफैक्चरर और OEMs के बीच लंबे समय तक प्राइस सेटल ना होने की वजह है आपसी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की कमी। जहां एक और स्टील मैन्युफैक्चरर्स जरूरत से ज्यादा प्राइस इंक्रीज की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर OEMs जायज प्राइस हाइक को भी एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होते। मजेदार बात यह है कि दोनों के पास डेडिकेटेड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं और नॉर्मल कंडीशंस में प्राइस सेटलमेंट को 15 से 20 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपसी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से लगभग हर बार अत्यधिक डिलेज होते हैं, जिस वजह से स्टील मैन्युफैक्चरर्स और OEMs के साथ साथ टियर 1 और टियर 2 सप्लायर्स भी सफर करते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि दोनों नेगोशिएटर्स अपना तालमेल बढ़ाएं और प्राइस सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाएं। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में इतना ही। हम समय समय पर आपसे स्टील से जुड़ी जानकारियां साझा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मजेदार बात यह है कि यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद केवल स्टील इंडस्ट्री को संगठित करना है, और हम इस उद्देश्य में आपसे केवल इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और स्टील से जुड़े अन्य लोगों को भी साथ जोड़ें। इस छोटी सी उम्मीद के साथ आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.